हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ गए थे? सिंपली आप बचपन में बोल सकते हैं पुश और पुल एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स। ये डेफिनेशन ध्यान में रखो। तो फिर हमने काजेस ऑफ फोर्स लिखे थे। व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स स्टेट, मे चेंज द स्टेट, इट मे चेंज द डायरेक्शन, it may change the speed, it may change the shape, it may change the side और both लिखा होगा आपने। फिर मैं गया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो पहला टाइप आपने देखा था रियल फोर्स, बाद में देखा था सूडो फोर्स। रियल फोर्स होता है ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और pseudo force it is the force not due to direct interaction between two objects। रियल फोर्स में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्शन नहीं करता है। ये नॉट ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन। समझ गए थे? एग्जाम्पल भी आपके पास थे। फिर हमने देखा था रियल फोर्स, pseudo फोर्स, मेन टू टाइप्स। फिर आज हमको जाना है टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेस, वो भी आपने देखा था। तो रियल फोर्सेस के टाइप आप देख रहे थे, और इसका पहला टाइप आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? तो बिफोर दैट बेटे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? बेटे यूनिवर्स में, स्पेस में कोई भी एक मास होता है, कोई भी, और वो मास m1 होगा, अनदर मास m1 को अट्रैक्ट करता होगा m2। यानी कि मास m1 m2 को भी अट्रैक्ट करता है, और मास m2 भी m1 को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करना एक टेंडेंसी होता है, एक एक्टिविटी है। ये मास m1 m2 को पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और मास m2 भी m1 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन दोनों में अट्रैक्शन है। अब ये इसको जब अट्रैक्ट करता है तो ये उसके ऊपर क्या एग्जर्ट करता होगा? खींच रहा है, मतलब फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। और ये मास m2 भी m1 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, दोनों मासेस में जो अट्रैक्शन है उसको ही बोलते हैं ग्रेविटेशन। भाई अट्रैक्शन तो बहुत जगह पे होता है। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, आप सबको पता है। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पे भी अट्रैक्शन है, पर उसको ग्रेविटेशन नहीं बोलते। तो ग्रेविटेशन का डेफिनेशन होता है अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। कोई भी दो मास, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट वन कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। अब भाई मास फर्स्ट सेकंड मास को अट्रैक्ट करता होगा, सेकंड मास फर्स्ट को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब ये मास इस मास को पुल कर रहा होगा, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहा है। और ये सेकंड मास दूसरे मास को भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहा है। तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस दैट वन कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ध्यान में आना चाहिए। द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन,
एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। जरा ध्यान में रखो, ठीक। अब भाई एक मास होगा यहाँ पे सपोज m1, दूसरा मास है यहाँ पे m2। मास तो आप सभी जानते थे, कोई मैटर होगा और क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इज द मास होगा 2 kg, 5 kg, 10 kg। ये भी होगा 5 kg, 10 kg, 15 kg वाटर में भी। और एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दोनों में कोई ना कोई सेपरेशन होगा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। दिस टू मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर बिटवीन देम। समझा? अब ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा, ये मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा बाय सर्टेन फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हाउ टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास न्यूटन्स लॉ होता है। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन उन्होंने ये लॉ डिसाइड किया हुआ है जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। क्या स्टेटमेंट आता है सुनो। एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर, मतलब ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तीसरा कोई होता है वो भी अट्रैक्ट करेगा। तो एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बाय ए फोर्स। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2, and that force of attraction between two masses inversely proportional to square of distance between them। ये होता है न्यूटन्स लॉ। क्या आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जानते हैं क्या? अब इन दोनों को मैंने बता दूंगा, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 upon r square, therefore F equal to some constant of proportionality m1 m2 upon r square। G जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या इसको कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और ये होता है न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दिस टू मासेस। मतलब ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है बाय दिस फोर्स, और ये सेकंड मास भी फर्स्ट मास को अट्रैक्ट कर रहा होगा बाय सेम फोर्स। तो ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है और ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये होता है न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और आपने न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करा बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ध्यान में आ गया? तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए थोड़ा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर लेता हूं। क्या होता है भाई? मैंने बोला एक बच्चा है, वो फर्स्ट क्लास में है सपोज, स्टैंडर्ड फर्स्ट, और उसके पास 2 ही बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स। अब वो सेकेंड स्टैंडर्ड में जाता है, जस्ट एग्जांपल, तो उसके पास नंबर ऑफ बुक्स 4 होते हैं, एग्जांपल है। और जब थर्ड स्टैंडर्ड में जाता होगा तो नंबर ऑफ बुक्स 6 होते हैं। फोर्थ स्टैंडर्ड में जाता होगा तो नंबर ऑफ बुक्स 8 आते हैं। और सामने हमको बताओ, जैसे जैसे स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे वैसे नंबर ऑफ बुक्स ऑफर्ड भी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 2 बुक्स रेफर करता है, सेकंड स्टैंडर्ड में 4 बुक्स सपोज, थर्ड स्टैंडर्ड में 6 बुक्स, फोर्थ स्टैंडर्ड में 8 बुक्स। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, अर्थात इन विच ही स्टडीड, और साथ साथ नंबर ऑफ बुक्स भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे बोलोगे नंबर ऑफ बुक्स ऑफर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड और क्लास इन विच ही स्टडी। समझा? मतलब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। समझा?
और एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ती है। मेरी बात समझे? तब बोलते हैं कि दैट क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी, और फर्स्ट क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कई एग्जाम्पल होते हैं मेरे पास। भाई मैंने क्या बोला, कोई बच्चा है, उसका एज 1 साल ही है, 1 ईयर, और उसके पास 2 ही ड्रेस होते हैं पहनने के कपड़े। जब वो 2 साल का बनता है तो उसके पास 4 ड्रेस होते हैं। जब 3 साल का होता है तो उसके पास 6 ड्रेस आते हैं। सपोज 4 साल का होता है तो उसके पास 8 ड्रेस होते हैं। तो उसका एज बढ़ते बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे क्लोथिंग की बात करा, उसके पास जो कपड़े हैं उसका भी तो ड्रेस बढ़ते बढ़ते जा रहा है। मतलब इधर इसका एज बढ़ते जा रहा है और इधर नंबर ऑफ ड्रेसेस भी बढ़ते जा रहा है। तो जब अब बताइए कौन किस पे डिपेंड है? ये नंबर ऑफ ड्रेसेस उसके एज पे डिपेंड है, और एज बढ़ता है तो नंबर ऑफ ड्रेस ऑफर भी तो बढ़ते बढ़ते जाता है। मतलब दैट ड्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज ऑफ दैट पर्सन या स्टूडेंट, कुछ भी बोल दो। तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा बोले, समझा? अब बोल सकते ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अब मैंने क्या करा, डी अपॉन ए इसका रेशो फाइंड आउट किया। ये समझ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डी अपॉन ए का रेशो फाइंड आउट करा, डी अपॉन ए। तो यहां पे बताओ डी का वैल्यू कितना है 2 और ए का वैल्यू कितना है 1। कितना रेशो आया 2। यहां पे बताओ डी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 2 है, 4/2 रेशो कितना आया 2। यहां पे डी का वैल्यू है 6 और ए का वैल्यू कितना है 3, तो रेशो कितना आएगा 2। यहाँ पे डी का वैल्यू 8 है और ए का वैल्यू 4 है, तो रेशो कितना आता है 2। तो जब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तब डी अपॉन ए का रेशो कांस्टेंट आ रहा है। इन दोनों का रेशो कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट है 2 ऑलवेज। उसको बोलते हैं रेशो कांस्टेंट। तो डी अपॉन ए इक्वल टू 2 था, कहीं पे भी देखो, और इसको बोलते हैं रेशो कांस्टेंट। जनरली उसको के से डिनोट करते। हो सकता है कोई बच्चा है फर्स्ट ईयर में ही 3 ड्रेस पहनता होगा डेली, सेकेंड ईयर में 6 ड्रेसेस पहनता होगा डेली, फिर रेशो 3 आएगा कांस्टेंट। तो डी अपॉन ए का रेशो कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रेशो कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखो, जब डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है देन डी बाई ए इक्वल टू कांस्टेंट आता है। अब डी बाई ए अगर कांस्टेंट होगा तो डी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू ए आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट इंटू ए। समझा? फिर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, डी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है तो डी इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू ए। ये कांस्टेंट के रेशो कांस्टेंट होता है, या उसको आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल सकते हैं। गुड। मेरे पास और कोई एग्जांपल है। भाई एक बच्चा है और 1 ही साल का है, 1 ईयर उसका एज है, और उसके पास 20 टॉयज है, खिलौने। जब वो 2 ईयर का बनता है तो एट दैट टाइम नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू सपोज 10 ही होते हैं। और 3 साल का बनता है तो नंबर ऑफ टॉयज उसके 5 ही होते हैं। 4 साल का बनता है तो वो खिलौने खेलना ही छोड़ देता है, कोई खिलौना नहीं होता है। तो जैसे जैसे उसका एज बढ़ रहा है
नंबर ऑफ टॉयज डिक्रीज हो रहा है एवरीथिंग। इसका मतलब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तब बोलते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। समझा? वन क्वांटिटी डिक्रीजेस विथ अदर, मतलब एज बढ़ते बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ टॉयज डिक्रीज होते जा रहे हैं। इस केस में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ टॉयज टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज ऑफ दैट किड। यहां पे भी टी इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू 1/a लिख सकते हैं। तो टी इक्वल टू k बाई a आ जाएगा। यहाँ पे k होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रेशियो कांस्टेंट धन में आया होगा। तो व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट इज मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल धन में रखो। तो मेरे न्यूटन ने बोला कि एक मास है m1, दूसरा मास है m2 और दोनों में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है। इन दोनों बॉडी में डिस्टेंस कितना होगा? r। जैसे आपका अर्थ है और यहां पे मून है, ये भी तो दोनों मास है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून। अब इनका डिस्टेंस मेजर करना है तो अर्थ के सेंटर पे जाओ, मून के सेंटर पे जाओ, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको बोलते हैं आर। समझा? तो दिस टू मासेस m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r बिटवीन देम, और हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, सेकंड भी फर्स्ट को अट्रैक्ट करेगा और ये फर्स्ट मास भी सेकंड मास को अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूटन्स लॉ बोलता है every mass in universe attracts another by certain force. That force is directly proportional to product of their masses. मतलब इनके मास का प्रोडक्ट बढ़ते जाता है तो फोर्स भी बढ़ते जाता है। And the force inversely proportional to square of distance between them. उनके बीच में का डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होता है। इन दोनों को कंबाइन करा तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड देयरफॉर F इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अभी बताया था इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया तो उसको डिनोट किया कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है जी का, और ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू मासेस। मतलब ये मास भी इस मास को अट्रैक्ट करेगा बाय दिस फोर्स और ये सेकंड मास भी फर्स्ट मास को अट्रैक्ट करेगा बाय सेम फोर्स। ये होता है न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। फिर कोई भी दो मास होंगे यूनिवर्स में और कहीं पे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम उनका फार्मूला होता है G टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको बोला आपने ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, कैसा फोर्स है। तो मैंने बोला ये मास इस मास को अट्रैक्ट करता है और ये मास इस मास को अट्रैक्ट करता है, तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, ये इसको पुल कर रहा है और ये इसको पुल कर रहा है, तो इंटरेक्शन है कि नहीं। और इंटरेक्शन का जो फोर्स होता है वो रियल फोर्स होता है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इज रियल फोर्स। हमेशा ध्यान में रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रियल फोर्स। अब मैंने बोला इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था। मैंने बोला इनके बीच में का डिस्टेंस अगर मैंने डबल करा तो उसका स्क्वायर कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। तो फोर्स आपका अपॉन में 4 आ रहा है तो 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। डिस्टेंस 3 टाइम्स किया सेपरेशन तो अपॉन में उसका स्क्वायर आता है 9 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है, मतलब फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपका फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ।
इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। रियल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। अब मैंने बोला ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है और ये मास इस मास को अट्रैक्ट ही करता है, रिपेल नहीं करता। मास मास को कभी रिपेल नहीं करेगा। तो आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। समझा? गुड। रियल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है और ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। अब मेरे को पता है कि आपका अर्थ है और ये मून है। अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है तो मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। सन है और अलग अलग प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं। प्लूटो है तो इनके बीच में सेपरेशन तो मैक्सिमम, फिर भी वे अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर तक एक्ट होता है। मैंने बोला यहां पे किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा, बार मैग्नेट का, यहां पे साउथ पोल रखा तो अट्रैक्ट करेगा, यहां पे रखा तो भी अट्रैक्ट करेगा, यहां पे रखा तो भी अट्रैक्ट करेगा, पर बहुत दूर रखा तो अट्रैक्ट नहीं करता है, तो उसका रेंज कम है। पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मास ऑन अनदर लार्ज डिस्टेंस तक एक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या बोलने का? तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि ये वीकेस्ट होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है। समझा? ये पेन है, ये पेन का कैप है, अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, दोनों मास है, पर हमको कोई इन्फ्लुएंस दिख रहा नहीं है, तो ये वीक फोर्स होता है, वीकेस्ट होता है, मासेस पे डिपेंड होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ध्यान में रखो, थोड़ा पढ़ो। तो हमने देखे फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, मेन दो टाइप देखे थे, रियल फोर्स, सूडो फोर्स, और फिर देखे हमने रियल फोर्स के टाइप्स। तो पहला फोर्स देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 में हमको देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई चार्ज की बात करना था, आज तो मैं डिटेल बात नहीं करूंगा। जब हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब शुरू करेंगे ग्रास रूट लेवल से। चार्ज मतलब क्या होता है, फ्रॉम वेयर इट अराइव्स, किसके पास चार्ज होता है, ऐसे आपको बेसिकली कुछ पता होगा ही। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी पॉइंट पे हो सकते हैं, किसी सरफेस पे हो सकते हैं। इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है। इस सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है इस सरफेस पे, तो ये पॉइंट चार्ज है। और ये पॉइंट चार्ज पॉइंट पे है पूरा चार्ज, तो इसको पॉइंट चार्ज बोला। और वो अगर रेस्ट में होगा, नॉट इन मोशन, तो उसको पॉइंट स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, पॉइंट स्टैटिक चार्ज। और जैसे आप मास मेजर करते हैं, एम से डिनोट करते हैं केजी, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी मास, वैसे आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू से डिनोट करते हैं और कूलम में मेजर करते हैं। कूलम पता है आपको, 7th में पढ़े होंगे। तो यहां पे जो चार्ज होगा निगेटिव है, नेचर सिचुएटेड एट ए पॉइंट है और रेस्ट में है, तो उसको मैंने पॉइंट स्टैटिक चार्ज बोला, पर उसका मैग्नीट्यूड होगा Q1 कूलम। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट स्टैटिक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड है Q2 कूलम, और इन दोनों में डिस्टेंस होगा R। समझा? तो हमारे पास कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स लॉ। तो बताओ, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे। हम सबको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर,
डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पक्के में रिपेल करेंगे। एक तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब अट्रैक्ट करना मतलब पुल करना टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये भी तो फोर्स होता है। और रिपेल करते हैं मतलब एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अभी हमने देखा ग्रेविटेशन में दो मास अट्रैक्ट ही करते हैं, रिपेल कभी नहीं करते। पर दो चार्जेस एक दूसरे को एक तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। लाइक है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक डिसलाइक है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। तो इनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। यहाँ पे डिसलाइक है तो अट्रैक्शन होगा। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। And the electrostatic force, its magnitude is given by Coulomb's law. क्या बोलता है Coulomb's law? The electrostatic force between two point static charges directly proportional to product of magnitudes of the charge. कोई फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू आप न्यूमेरिकली मेजर करते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे ये निगेटिव चार्ज होगा 5 कूलम, तो ये 5 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्या में मेजर करा? कूलम में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस, उसको कौन सा फोर्स बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स Q1 into Q2. And the force, electrostatic force, inversely proportional to square of distance between them, inversely proportional to square of distance between them। अभी बोला इनमें डिस्टेंस कितना है? r, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग अभी बताया। तो ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है, मैंने मैथमेटिकली लिखा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस, अर्थात Q1 into Q2, and that force is inversely proportional to square of distance between them। कंबाइन करा तो F proportional to Q1 Q2 upon R square। Therefore F equal to some constant of proportionality into Q1 Q2 upon R square। ये होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय कूलम्स लॉ। इसको एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं और कूलम्स लॉ से निकाला, देयरफॉर इसको कोलंबियन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलंबियन फोर्स। तो ये निकाला बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस। और मैंने बोला यहाँ पे चार्ज Q1 था, यहाँ पे चार्ज Q2 था। हो सकता है दोनों भी पॉजिटिव दोनों भी निगेटिव, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r बिटवीन देम। एक तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है exerted by one on another, and the magnitude of electrostatic force given by Coulomb's law, और ये होता है आपका कोलंबियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट स्टैटिक चार्ज। अब इसके प्रॉपर्टीज हमको लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो हमको बताओ एक चार्ज है, ऑब्जेक्ट तो है, दूसरा चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, देयरफॉर सेकंड वन फर्स्ट को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन का जो फोर्स होता है वो रियल फोर्स होता है। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रियल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? रियल फोर्स। सेकंड केस, हमको बताओ यहाँ पे भी तो अपॉन में आर स्क्वायर का टर्म आ रहा है। आर तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, आर का वैल्यू थोड़ा बड़ा तो उसका स्क्वायर लार्जली इंक्रीज होगा, और वो डिनोमिनेटर में है तो फोर्स लार्जली डिक्रीज होता है। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। कौन सा लॉ ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, पर ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा क्या? नहीं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस होता है। लाइक चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव तो रिपेल करते हैं। डिसलाइक है निगेटिव एंड पॉजिटिव
तो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रिपल्सिव भी नहीं बोल सकते, अट्रैक्टिव नहीं बोल सकते, तो इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कहाँ पे डिपेंड होता है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस, चार्जेस पे डिपेंड होता है। समझा? इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, कभी कभी अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्जेस। बेटे मैंने बोला ये ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा स्ट्रांग आता है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स से लेस होता है, रेंज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरी बात ध्यान में आई? गुड। तो ये होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज से पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह नोट करो और सही पढ़ो। अब हमें देखना है नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। भाई मैंने बोला कोई कंडक्टर है और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों पोल में फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक लाइंस इधर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें अगर मैंने कोई कंडक्टर था, करंट पास करा है, तो ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अपने आप ही डिस्प्लेस होता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट डिस्प्लेसेस इट। अर्थात मतलब फोर्स एग्जर्ट या दैट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट वन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ध्यान में रखो। अब आप सीरियली पढ़ो, ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेंज उससे कम था और इसका रेंज उससे भी कम आएगा। रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज लेस देन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे स्ट्रांग था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांगर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान में रखो। और ये भी आपका रियल फोर्स होता है। बाकी इसका मेरे पास अभी कोई फार्मूला ही नहीं और आपको है भी नहीं सिलेबस। नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। क्या आपको न्यूक्लियस पता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एज एन एटम। कभी सुना होगा। और किसी भी मैटर का एटम होगा, एटम के सेंट्रली न्यूक्लियस होता है और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको आप इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ओन ऑर्बिट। इसे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप प्रोटॉन्स बोलो। क्या बोलो? प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं उतने ही जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इन न्यूक्लियस, किसी भी एटम के लिए नेचुरली बोला। और कोई हेवी एलिमेंट होगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब हमको बताओ, एटम ही तो छोटा सा पार्ट है, उसका न्यूक्लियस उससे भी स्मॉल है और उसमें इतने प्रोटॉन्स हैं
और हर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करते हैं। करेंगे कि नहीं बताओ? फिर भी इस छोटे से न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन आपको रखना है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है टू कीप दिस प्रोटॉन्स बाउंडेड टुगेदर। उनको छोटे से न्यूक्लियस में पकड़ के रखना पड़ता है, एक फोर्स होता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस to keep the protons bounded together, to keep the protons bounded together called as a nuclear force। और वो न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होता है, बाहर नहीं होता है। और न्यूक्लियस का डायमीटर तो बहुत छोटा होता है, तो ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कैसा होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स। आप शॉर्टेस्ट भी बोल सकते हैं, पर ये फोर्स सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रांगेस्ट फोर्स। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमने देखा व्हाट इज रियल फोर्स और टाइप्स ऑफ रियल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से ध्यान में रखो। कल बात करते हैं सूडो फोर्स एंड सो ऑन एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम देन। तब तक पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। ध्यान में नहीं आता होगा तो शुरू से लेक्चर्स देखो, कॉपी पेन बैठा करो लेके, और पॉज कर करके नोट्स विच बना लिया करो। चलो, ऑल द बेस्ट।